लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स। और थैंक यू सो मच अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है कि हम लोगों ने अब अपने पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने लिए समय निकालना शुरू कर। खूबसूरती से ही हमें बता दिया कि जो हमारा कोर्स है वो है माइंड, बॉडी, सोल, पार्टनरशिप एंड डिजीजेस। तो माइंड को हम लोगों ने बहुत क्लियरली समझ लिया कि माइंड होता क्या है, कितने लेवल्स पे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, और माइंड का जो फिल्टर है वो किन चीज़ों पे, किन प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। तो देखा हम लोगों ने बिलीफ का बहुत रोल है, तो बिलीफ्स को भी हम लोगों ने डिटेल में बहुत खूबसूरती से जाना। तो माइंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। माइंड इतना वास्ट है कि उसको बांधा नहीं जा सकता, किसी कोर्स में उसको डिजाइन करके खत्म नहीं किया जा सकता। बट जो पर्पस ये था कि बेसिक हम अगर समझ जाते हैं माइंड के बारे में, तो हम बहुत हद तक इस माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख जाएंगे। तो आज जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है दैट इज बॉडी। और यहाँ सभी डॉक्टर्स हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। तो मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है। जस्ट आज एक क्विक रिविजन होगा, और ये सभी डॉक्टर्स को पता है, और जो नॉन मेडिकोज है उनको भी इतना पता है, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हमारे काम का है। मेरा फोकस शुरू से बॉडी को लेकर के उतना ज्यादा नहीं था। आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन बॉडी और ब्रेन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, ये चीजें जानेंगे। और कल हम लोग डिफरेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का था वो जानेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट। तो आज एक क्विक रिवीजन है डॉक्टर्स के लिए। एनाटॉमी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, फिजियोलॉजी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया। तो फर्स्ट ईयर के बाद आज फिर आप लोगों को लगेगा कि आज श्वेता तो फर्स्ट ईयर में लेके वापस चली गई हम लोग। तो चलते हैं वापस से फर्स्ट ईयर में, आज एमबीबीएस के हम लोग। और एक मतलब कहते हैं ना, क्विक रिवीजन करेंगे बस। इसके लिए कुछ न्यू फैक्ट्स भी हैं इसमें, और स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल एंड इट्स फंक्शन। तो सेल का फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी जो बॉडी है, हम सब जानते हैं कि ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स के मिलने से बनी हुई है। और ये जो सेल्स हैं हमारी, ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ होता है, जो डिविनिटी ने हमें बहुत ही खूबसूरती से बना के इस दुनिया में भेजा होता है। तो हमारे सेल का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ट्रिलियन सेल्स है से हम बने हुए होते हैं। तो एक सेल के फंक्शन की हम लोग बात करते हैं कि सेल का फंक्शन क्या होता है। तो सेल के जो फंक्शंस आप आज ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बट तब इतना ध्यान नहीं दिया था इस पे। बस पढ़ा था कि हाँ, सेल जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में उसका एक फंक्शन है, प्रोटेक्शन में काम के लिए काम करता है, और रिपेयर के लिए काम करता है। मतलब सेल के ये 3 फंक्शन है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड रिपेयर। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज मैं आपको एक चीज यहाँ बताती हूँ कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को हील करना आता है। क्योंकि आप देखिए, उसको फंक्शन ही 3 दिया है भगवान ने, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, दूसरा कुछ भी अगर चैलेंज है तो प्रोटेक्ट कर लेगा, और कुछ भी अगर दिक्कत हुई उसके अंदर तो वो रिपेयर भी कर लेगा। इसका मतलब कि बॉडी को ऑटो हीलिंग आती है। तो फिर इस प्रोसेस को रोक किसने रखा है, ये हम लोग आगे के आने वाले सेशंस में सीखेंगे कि जब हमारी बॉडी को हीलिंग आती है तो डिजीज कैसे हो रही है। हम अच्छे से जानते हैं कि डिजीज्ड सेल को ही हेल्दी सेल्स खा जाते हैं। जो हम फास्ट कराते हैं या ये सारी चीजें होती है, उसमें हम अच्छे से जानते हैं कि फाइगोसाइटोसिस के बारे में हम सब ने डिटेल में पढ़ा हुआ होता है। तो जो सबसे बड़ी चीज आई ओपनिंग हम सबके लिए रही जब इस साइंस को जाना कि अगर हमारी बॉडी को हीलिंग आती है तो डिजीज कैसे हम इन्वाइट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आज हम जानेंगे कि अब हमारे इतने सारे सेल्स के मिलने से हमारी बॉडी बनी है, और इसमें सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो ज्यादातर हमारे सबकॉन्शियस के हेल्प से अपने सारे फंक्शंस को बखूबी कर रहे हैं, राइट। आज तक हम लोग यही सोचते थे कि एक ही बॉडी होती। डेवलपमेंट की बात हम लोग जब भी करते तो हम फिजिकल बॉडी की बात करते। आज मैं आपको एक फैक्ट से रूबरू कराऊंगी कि हमारे 4 बॉडीज का डेवलपमेंट होता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम 4 बॉडी के साथ डेवलप होते हैं। हमारा जन्म ही होता है 4 बॉडीज के साथ, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। हम लोग आज तक सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही काम करते हैं। आज मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि जो फिजिकल बॉडी होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो टिल लेट 16 ईयर्स तक होती है। जो इमोशनल बॉडी है, इसका डेवलपमेंट का जो रियल टाइम होता है वो 16 to 20 ईयर्स का होता है। जो मेंटल बॉडी होते हैं वो 21 से 30 ईयर्स के बीच में इसका डेवलपमेंट, और जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो मोर देन 30 ईयर्स के बाद डेवलप होती है। तो हमारा जब जन्म होता है तो हम आज तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे फोकस करके रखते हैं। इसके लिए क्या न्यूट्रिशन लेना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन से विटामिन लेने हैं, कौन से प्रिवेंशन के लिए कैप्सूल्स लेने, हमारा फोकस यही रहता है।
हमने कभी भी इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट, मेंटल बॉडी डेवलपमेंट की बात और स्पिरिचुअल बॉडी डेवलपमेंट पे हम फोकस ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ऐसी कोई बॉडी हो। आज यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करूंगी। आज जो बच्चों के चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चों में जो रिजेंटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, बिकॉज जब उनका इमोशनल बॉडी जो 16 to 20 इयर्स में डेवलप होना था, मैच्योर होना था, उसे प्रॉपरली डेवलप होना था, मैच्योर होना था, तब हम उनके पास नहीं थे। वो अगर परेशान थे उस टाइम में और उनको था कि कोई मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, तो हम सब पेरेंट अपने अपने वर्क में बिजी थे। आज जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चों का जो भी झुकाव गलत चीजों की तरफ हो रहा है, और जो आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे आज हीनियस क्राइम कर जाते हैं, उनको एक बार को मतलब तकलीफ नहीं होती है। आज आप बहुत सारे बच्चों को पूछो कि तुमने जो गलती की है, क्या तुम्हें इसका रिग्रेट है, वो बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं रिग्रेट है इसका, बिकॉज उनका इमोशनल बॉडी जब डेवलप होना था तो हम उस समय उनके पास नहीं थे इस बॉडी के डेवलपमेंट। आज इसलिए एडोलेसेंट से लेके यंग एज में बहुत चैलेंजेस हो, या तो वो बच्चा अपने अंदर ही अपनी चीजों को रख रहा है और 17 इयर्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक को इनवाइट कर रहा है, एंजाइना को इनवाइट कर रहा है, और या जो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता वो बर्स्ट आउट हो रहा है और हीनियस क्राइम में अपने को लेकर के जा रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। इस बॉडी के डेवलपमेंट के टाइम हमें अपने बच्चों के साथ रहना। आप देखिए ना, 16 to 20 इयर्स, इसके पहले जो होता है एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें हार्मोन चेंजेस अलग ही होते रहते हैं, बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, ऊपर से इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं। 3 चेंजेस को बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। हमारे आप कन्वर्सेशन देखिए ना, अगर वो कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं यार तुम बड़े हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता है, ठीक। और जब वो हमसे कोई कहता है कि माँ मैं ये डिसीजन लिया है कि मैं ये पढ़ूंगा, तो मैं कहती हूँ अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि अब तुम अपना डिसीजन ले सको। आप सोच के देखिए, अननोइंगली हम उसके लाइफ में ना सिर्फ चैलेंजेस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हमें उसको बैठ के स्थिर होकर समझने की जरूरत है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसके इमोशंस को बाहर लाने की जरूरत है कि जो भी इमोशन है उसको सप्रेस मत करो। जो सप्रेस करेगा वो हार्ट डिजीज को इनवाइट करेगा आगे जाए, और जो बाहर निकालेगा वो फिर भी बेटर रहेगा। बट हम क्या कहते हैं, गुस्सा करनी बुरी चीज है। अगर लड़के हैं तो तुम रो नहीं सकते, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? आजकल हम लड़कियों को भी लड़का बनाने में लगे तो उनको भी रोने से मना करते हैं। क्या वीक बन रही हो? आंसू बहना, आंसू बहाना या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस की निशानी नहीं होती, लेकिन हम अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो हमें मिला है हम पास ऑन करते चले जाए। मैं क्यों कहती हूँ ये साइंस हम सबको आना चाहिए। आज जो हम लोगों ने अनजाने में गलतियां की हैं वो न किए होते। साइंस को लेकर टीचिंग में उतरने का पर्पस ही यही था, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल काम कर ही रहते। पेशेंट्स, हमारी एक पूरी टीम है जो ऑलरेडी पेशेंट्स पे काम कर रही है, लेकिन क्यों लगा कि नहीं, इस साइंस को लोगों को समझना होगा, तब जाके हम एक खूबसूरत दुनिया बना पाएंगे जहां लोगों के अंदर सच में पेन कम होगा। पेन आप एकदम कम नहीं कर सकते, मतलब पेन फ्री हम नहीं बना सकते किसी भी सोल को, लेकिन कम कर सकते हैं उनके पेन। और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट के लिए। आज जितने भी चीजें, आज आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि बच्चों ने जब बड़े हो गए तो पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। हम एक ही पहलू देखते हैं। हमने कभी बच्चे के पॉइंट ऑफ से जाके पूछा कि बच्चा तुम्हें क्या ऐसा पेन था कि तुम अपने माँ पापा से इतना अटैच नहीं हो पाए? दी ने जब डेमो सेशन हमारा हुआ था तो दी ने 2 पहलू दिखाया था कि झंडे को चिड़िया ने आके खोल दिया, वो किसी मार्टियर का वो था, उसमें सोल थी, और जब दूसरा पहलू दीदी ने दिखाया तो चिड़िया तो उस पर बैठी भी नहीं थी, झंडा तो अपने आप थोड़ी देर के बाद खुल गया। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हम एक ही पहलू देखते हैं कि बच्चे कितने आजकल गलत हो गए हैं, बुरे हो गए हैं, इनमें एकदम वो संस्कार नहीं रह गए, वैल्यूज नहीं रह गए, इन लोगों में इमोशंस नहीं रह गए हैं। ये अपने पेरेंट्स को आज ओल्ड एज होम में रख रहे हैं, अब छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे। अगर शहर में भी है तो अलग अलग रह रहे हैं। कभी जानने की कोशिश की है क्यों? हम अपने से कंपेयर करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स का जो बिहेवियर था कुछ हद तक ऐसा ही था, बट हमने तो नहीं किया। हमारे हाथ में ना इतने सारी वाइड दुनिया भी नहीं देख रहे थे हम एक मोबाइल के थ्रू। आज बच्चों के अंदर जो केओस है ना, मैं और आप समझ भी नहीं सकते। हमारा बचपन फिर भी बहुत अच्छा बीता है। जितने भी यहाँ लोग, हम लोग मैक्सिमम लेट 40s के हैं, हम लोग 50s में हैं, तो हमारा बचपन फिर भी आज के बच्चों से बहुत बेहतर बीता है। हमने प्यार एक दूसरे के साथ शेयर किया, हम लोगों ने अपने सैडनेस एक दूसरे के साथ शेयर किए, भाई बहन के साथ, कजन्स के साथ शेयर किए, राइट। तो मेरा जो कहना है कि आज के बाद हमें इमोशनल बॉडी पे, और खास करके ये जो एज ग्रुप होता है, ये तो खैर लिखा कहते हैं कि 16 to 20 इयर्स तक फुल डेवलपमेंट हो जाता है इसका, इसमें ज्यादा हमें केयर करनी, बट मैं कहती हूँ 13 ऑनवर्ड्स ही केयर करनी, अगर हम अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बना, राइट।
मेंटल बॉडी डेवलपमेंट होता है 21 से 30 ईयर्स। इसी समय में आप देखिए कि हम लोग डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं, हम क्या हमें करना है नहीं करना है, हमें इस एज तक आकर के क्लैरिटी आ जाती है। और 30s के लेट 30s में आप देखिएगा कि हम लोगों को टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मन करता है कि भगवान को जाने, क्या है वो, हम क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये सारी चीजें इस एज के साथ आती और इसका ना ये सीक्वेंस ही है डेवलप करने। बहुत सारे लोगों को मैं आज देख रही हूँ कि वो क्या करते हैं, अपने छोटे से बच्चे को किसी भी स्पिरिचुअलिटी नहीं कर सकते, रिलीजन को लेकर के वो क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं कि मेरा बच्चा बचपन से ही गीता पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बचपन से ही ये चीजें पढ़ रहा है। मैं एक ही चीज कहती हूँ ना कि जिस सीक्वेंस में डिविनिटी ने हमें बनाया है उसको वैसे ही डेवलप होने दिया जाए। हमें उन्हें सब कुछ सिखाना है, हमें प्रेयर सिखानी है उन्हें, हमें उनसे कैसे इबादत करनी, सब सिखाना है हमें अपने बच्चे। बट कहते ना सीक्वेंस जो दिया है डिविनिटी ने उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा बच्चा डेवलप हो। मैंने आज देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को, उन्हें ग्रंथ तो पूरा याद है बट बाकी डेवलपमेंट उनके नहीं अच्छे, ना उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, ना उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा और इमोशनल भी नहीं अच्छे, वो सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रोन अप हो गए। ये भी सही नहीं। अगर कोई मेरी बात से अगर एग्री नहीं करते इन चीजों को लेकर के, किसी के बच्चे अगर उन चीजों में है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। बट ये मेरा मानना है, जो मैंने समझा और सीखा है मैं उसी को बस आपसे शेयर कर, राइट। तो हमारा जो है डेवलपमेंट जो हमारा बॉडी का होता है वो 4 बॉडीज होती है हमारी, जिसकी डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देनी। और लेवल्स ऑफ माइंड हम लोगों ने जाना ही था कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बट स्पिरिचुअलिटी में एक और लेवल माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग हायर सेल्फ भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली हम अपनी बात सबकॉन्शियस को देते हैं, सबकॉन्शियस हमारी बात सुपर कॉन्शियस को कन्वे करता है और फिर सुपर कॉन्शियस हमारी बात जो है डिविनिटी के सामने रखता है। ये चैनल हम कभी भी जब नेक्स्ट एडवांस कोर्स में जाएंगे या इस कोर्स के एंड में ट्रीटमेंट में अगर हमें टाइम मिला तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये कि हम कैसे डिविनिटी से कनेक्ट, क्योंकि जब ये समझा और किया तो उस खूबसूरती को मतलब महसूस किया और तो समझ में आया कि कितना खूबसूरत एहसास है ये प्रेयर इस तरह से करने और मेडिटेशन इस तरह से, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब जो है वो सिंपल मेडिकल साइंस है, तो उसको मैं जल्दी आगे बढ़ेंगे। इट्स अ क्विक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ अस कि ब्रेन क्या होता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ऑर्गन की बात करेंगे क्योंकि हमारा माइंड बॉडी पार्टनरशिप है, तो हम ब्रेन पे आ जाएंगे। ब्रेन इज एन ऑर्गन एंड वी ऑल आर बॉर्न विद द सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अप्रॉक्सीमेटली कहीं मेंशन है 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स और कहीं मेंशन है 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स। तो अप्रॉक्सीमेटली हम सबका जो जन्म होता है सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स के साथ होता है। तो आज हम ब्रेन के एक पोर्शन को उठाएंगे जो हमारे बिहेवियर, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट इज ब्रेन का वो जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। हमने सबने एनाटॉमी में इसको पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से याद है हम सबको। और ये लिम्बिक सिस्टम ही जो होता है ना हमारा, ये हमारे बिहेवियरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर वी नीड फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है उसका जो ब्रेन का ये जो पार्ट है वो लिम्बिक सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हमें सर्वाइवल से रिलेटेड कोई भी चीज हमारी लाइफ में होती है तो उसके लिए ब्रेन का ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से सारी चीजें वो हमें गवर्न करता है और हमारी बॉडी में सारे चेंजेस को क्रिएट करता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसके मेन पार्ट्स को हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो लिम्बिक सिस्टम, मेन पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, मेमोरीज भी यही स्टोर होती है, एंड बिहेवियर। इसमें कौन कौन से पार्ट हम लोग जानेंगे, हिपोकैम्पस के बारे में जानेंगे, अमिगडाला इसका एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो हम लोग सिर्फ 3 के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज है, दैट इज हिपोकैम्पस, अमिगडाला एंड हाइपो। ये है हमारा लिम्बिक सिस्टम, ये डायग्राम है, इसको हम लोग डिटेल में जानने की जरूरत नहीं हमें। हिपोकैम्पस, इन दिस एरिया एपिसोडिक मेमोरीज आर फॉर्म्ड। यहाँ पे हिपोकैम्पस में जितनी भी हमारी एपिसोडिक मेमोरीज है वो यहाँ फॉर्म्ड होती है और ये पूरे टाइम लंबे समय तक वहाँ स्टोर्ड रहती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे जो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं ना वो हमारी मेमोरीज के साथ एसोसिएट होते हैं इमोशंस। मैं बताती हूँ जैसे कैसे। अगर अभी मैंने सिर्फ आपको बोला कि होली में याद करिए क्या क्या हम खाते हैं, तो गुजिया याद आएगा, आपको विजन में गुजिया भी आ गया और कुछ लोगों के मुंह में टेस्ट भी आ गया। तो 2 सेंस जो आपको आया, 5 सेंसेस की बात हम लोग करते हैं ना, विजुअल, ऑडियो, टेस्ट, टच और स्मेल की बात करते हैं। ये 5 सेंसेस से हम इस वर्ल्ड को परसीव करते हैं अपने माइंड। तो ये जो हम परसीव करते हैं और किसी भी स्पेसिफिकली किसी त्योहार का नाम लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई चीज याद आती है तो वो इस एरिया में ही होता है। ये हमें किसी भी मेमोरी के साथ एसोसिएट होने में और उससे रिलेटेड चीजों को अपने सेंसेस से परसीव करने में, मतलब रिमाइंड कराने में मदद करता है, राइट। अब जैसे कोई भी त्योहार, उसमें कोई स्पेशल खाना बनता है,
जैसे आई थिंक महाराष्ट्र में किसी एक त्योहार में पूरन पोली बनता है, तो जैसे ही आप उसकी बात करेंगे, उस त्योहार का नाम लेंगे, आपको वो चीज याद आ जाएगी और उसका टेस्ट भी याद आ जाएगा आपको मुंह में। तो दो सेंसेस आपको वो याद दिलाता है। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है, दिस इज द पार्ट वेयर न्यू न्यूरॉन्स आर मेड एंड द प्रोसेस नोन एज न्यूरोजेनेसिस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी भी यही होती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी ही हमें कहते हैं, मैं कहती हूँ कि वरदान है आज की डेट में, क्योंकि इसी से हम अपने ब्रेन के जो पुरानी प्रोग्रामिंग है हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको रीवायर कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम वहाँ पे न्यूरल पाथवे को चेंज कर सकते हैं। और ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है वो हिप्पोकैम्पस में, राइट। अब हम आते हैं अमिगडाला के लिए। ये जस्ट लोकेटेड नेक्स्ट टू द हिप्पोकैम्पस। दिस प्लेज सेंट्रल रोल इन आवर इमोशनल रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग फीलिंग्स लाइक प्लेजर, फियर, एंजाइटी एंड डेंजर। अमिगडाला ही वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो डेंजर को सेंस करता है, जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमें फियर के लिए फील होता है, हम एंजाइटी में जाते हैं, वो सारी चीजों के लिए हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो अमिगडाला होता है। अमिगडाला अटैचेस इमोशनल कंटेंट टू आवर मेमोरीज। ये ध्यान दीजिएगा, अमिगडाला ही जितनी भी हमारी मेमोरीज है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसमें इमोशनल कंटेंट कौन अटैच करता है, अमिगडाला करता है, राइट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इमोशनल कंडीशनिंग ऑफ आवर मेमोरीज। उसके बाद अमिगडाला ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन इन्फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फियर, एंड फियरफुल मेमोरीज आर एबल टू बी फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू रेपिटेशंस। तो अमिगडाला का ये फंक्शंस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, hypothalamus. Hypothalamus is located below the thalamus and controls many functions in our body. It's a main link between your endocrine and nervous system via the pituitary gland. ये हम लोग कल इसको पूरा डायग्राम के फॉर्म में हम लोग कल इसको डिटेल में जानेंगे। Hypothalamus keeps your body balanced in a stable state called homeostasis. Functions में अगर इसकी हम लोग बात करें तो it regulates certain metabolic process and other activities of autonomic nervous system. Hypothalamus synthesizes and secretes certain neurohormones called releasing hormones, and these in turn stimulates or inhibit the secretion of hormones from the pituitary gland. ये भी हम डायग्राम के थ्रू अभी देखें। Hypothalamus controls our body temperature, hunger, important aspect of parenting के लिए भी hypothalamus responsible होता है। Maternal attachment behaviors, thirst, fatigue, sleep, circadian rhythm, in certain social behaviors such as sexual and aggressive behaviors के लिए भी हमारा hypothalamus response। एक्चुअली आज तक हम लोगों ने इसके functions पढ़े हैं, मतलब जो मोटर फंक्शंस जो हमारी बॉडी में जो सारी चीज़ें होती है, ब्रेन का हम लोगों ने अभी तक यही फंक्शंस पढ़ा था कि ये स्पीच सेंटर है, ये वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आई सेंटर है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट एंटिटी पढ़ रहे हैं। हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे इमोशंस के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। Medial zone of hypothalamus controls motivated behaviors like defensive behaviors. Hypothalamus करता क्या है? It receives chemical messages from our nerve cells in our brain, in our body through CNS and PNS, central nervous system and peripheral nervous system, which is also responding outside signal to your body. जो environment signal हमें मिलता है, जैसे suppose मान लीजिए अगर मैं किसी भी दुनिया में खोई हूँ, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, मैं किसी ट्रांस में हूँ, मतलब मैं कॉन्शियसली वहां हुई ही नहीं रोड पे, अचानक से ट्रक आई साइड से, जिस साइड से भी आ रही, हमारे ईयर ने उसको सेंस किया, हमारे आईज ने उसको देख लिया, और जब तक मैं समझती कि मुझे करना क्या, हमारी बॉडी में उस सारे चेंजेस हो जाते हैं और मैं अपने आप को पीछे बचा लेती हूँ। मतलब जब तक मेरा कॉन्शियस अवेयरनेस से डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या, तब तक मैं बच चुकी होती हूँ, और इसके लिए यही सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल। कितनी खूबसूरती से ये हमें बचा ले। मेन फंक्शन इज टू रिएक्ट टू दीज मैसेजेस टू कीप योर बॉडी इन अ स्टेबल स्टेट और इंटरनल बैलेंस। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन इज एन ऑर्गन, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट माइंड को सिर्फ ये एहसास है। कहते हैं माइंड इज मेड अप ऑफ थॉट्स, ये थॉट्स के मिलने से बना। अगर मैं आपको आज कंप्यूटर की लैंग्वेज में, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूं, तो ब्रेन आपका कंप्यूटर है जो हार्डवेयर है आप, और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। अगर अपनी भाषा में बात करें तो ब्रेन इज द बॉडी एंड माइंड इज द सोल। सोल को आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते, राइट। ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द माइंड्स एबिलिटी टू चेंज द ब्रेन। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हम लोगों ने अभी देखा कि जो हिप्पोकैम्पस में होता है,
वो इतनी सुंदर चीज है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम अपने ब्रेन को भी चेंज कर सकते, राइट? व्हेन यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर ब्रेन ऑल्सो। इस बात को ध्यान से सुनिए, फिर से मैं पढ़ रही हूँ। व्हेन यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर ब्रेन ऑल्सो। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज तक जो पैटर्न वहां बना है, जो न्यूरल पाथवेज वहां है, लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करते, क्योंकि माइंड इज मेड अप ऑफ थॉट्स, अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करते तो हम वहां के अपने ब्रेन को भी चेंज कर सकते, रिवायर कर सकते, रीप्रोग्राम कर सकते और अच्छी चीजें लर्न करके वहां अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते। माइंड इज अ सेट ऑफ फैकल्टीज सच एज कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन है वहां पे, परसेप्शन है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, जजमेंट है, लैंग्वेज है, मेमोरी है, इमोशन है, इंस्टिंक्ट है। इतनी सारी चीजें हमारे माइंड के, राइट? माइंड वर्क्स थ्रू द ब्रेन बट इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन के थ्रू वर्क तो करता है बट इट्स सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। माइंड इज सेपरेट येट इनसेपरेबल फ्रॉम द ब्रेन। कहते हैं ना, वही वाली बात हो गई कि ब्रेन जो है आपकी बॉडी है, माइंड आपकी सोल है। आप ये दोनों अलग है बट फिर भी अलग नहीं, राइट? आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताती हूँ। फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन एंड माइंड। माइंड एंड ब्रेन टू डिफरेंट बट एंटिटीज होती हैं बट दे आर इंटरकनेक्टेड। माइंड यूजेस द ब्रेन, ध्यान से सुनिए सब, माइंड यूजेस द ब्रेन एंड ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू द माइंड, राइट? माइंड इज एनर्जी and it generates energy through thinking, feeling and choosing। ये ना जब आप दोबारा देखेंगे, और ये मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को, तो इसको बार बार पढ़िएगा, ये तभी क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि अभी क्या आपको लगेगा ये समझ में आ रहा है, बट जब ये बंद होगा सब हम भूल जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटेरिक साइंस। ये हम सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सिंपल लगता है, बट जैसे ये बंद करते हैं सब वो भी बंद हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए इसे बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, राइट? उसके बाद आता है माइंड इज आवर अलाइवनेस without which the physical brain and body would be useless। तो यही रीजन है कि हमें माइंड को जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जाना है माइंड को, क्योंकि वही लाइफ है, वही अलाइवनेस है, और नहीं जानने की वजह से ही आज हम लोगों ने अपनी लाइफ में हर एरियाज में सफरिंग इनवाइट किया हुआ है, और स्पेशली हेल्थ। आज मैं कहती हूँ, आप सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, एग्री करेंगे मेरी बात से, कुछ मैम यहाँ सीनियर भी हैं। मैं यही पूछती हूँ कि जो सीनियर मैम है यहाँ पे, आप जब पढ़ रहे होगे तो बहुत सारी चीजें तो अवेलेबल, एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे। मेरी मदर इन लॉ 50s लेट 50s बैच के हैं मेडिकल के। वो कहते हैं हमारा टाइम तो वो एक पेनिसिलिन आया था बस, एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं था, एक एक्सरे नहीं होता था उन लोग के टाइम में। बट आज भी उन लोगों के ऑपरेट किए हुए पेशेंट्स, अब तो एज की वजह से जो भी चले गए होंगे, लेकिन मैं जब शादी होके आई थी तो मैं देखती थी कि अच्छा आपने मुझे वहां ऑपरेट किया था 30 ईयर्स पहले, मैं आज भी ठीक हूँ। माइंड को क्या था, इसके लिए ना वो सीए सर्विक्स था, वरदाइम्स किया था, शी इज स्टिल अलाइव। अच्छा, तो मतलब सोच के लगता है, आप ये देखिए कि क्यों ऐसा था, कुछ भी एडवांस नहीं था मेडिकल साइंस, फिर भी जो रिकवरी रेट थी पेशेंट्स की आज से बेहतर थी। आज जितनी भीड़ है हॉस्पिटल्स में, उतनी भीड़ तब नहीं हुआ करती। हम सब भी मेडिकल कॉलेज में थे। मैं अगर अपने बैच की भी बात करूँ, 93 बैच की भी बात करूँ, तो हम लोग गायनी में गर्ल्स बहुत कम देखा करते थे। आज हमारे चैम्बर में गर्ल्स ज्यादा है। तो बीमारियां, आज बनारस में एक कैंसर हॉस्पिटल था पहले रेलवे का, आज बनारस में 3 कैंसर हॉस्पिटल्स है। लेकिन अगर आप पेशेंट को भेज दीजिए तो सर्जरी अगर उनकी ड्यू है, होनी है, तो 3 महीने से पहले नंबर नहीं आता उनका। तो जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हुआ है तो डिजीज को हम रोक क्यों नहीं पा रहे? ट्रीट करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, हम रोक ही नहीं पा रहे डिजीज। हमें तो प्रिवेंट कर लेना चाहिए, एन नंबर ऑफ डिजीजेस को हमें गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, बिकॉज डिजीज यहाँ से हो रही है और ये आगे तेजी से भाग रहा है। हम इसका ख्याल ही नहीं करते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिस माइंड से हम सारी दुनिया को देखते और समझते हैं, बस उसी माइंड को नहीं समझना चाहते। सब कुछ इसी से आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आप मिसाइल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, रोबोट भी बना रहे हो, रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही, बट इसी के हेल्प से बना रहे हो। बट इसको नहीं समझ रहे हो कि ये क्या है, ये क्या चाहता है हमसे, ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको कौन सा डाइट हमें देना है। जैसे आज मैंने आज एक कोट डाला था, बी काइंड टू योरसेल्फ। सबसे ज्यादा अनकाइंड अपने साथ ही होते हैं, हम बहुत कम काइंड होते हैं अपने साथ, राइट? उसके बाद आता है वी जनरेट दिस माइंड एनर्जी थ्रू थिंकिंग, फीलिंग एंड चूजिंग। वी बिल्ड थॉट्स which are physical structures in our brain made up of proteins. This building of thoughts creates structural changes in the brain and this is called neuroplasticity। इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हम रिपीटेडली अच्छे थॉट्स रखेंगे तो हम वहाँ की चीजों को चेंज कर सकते, और रिपीटेडली अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो वो भी वही काम करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज अ इलॉजिकल माइंड।
उसको नहीं पता है कि ये थॉट्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आप जिस थॉट को रिपीटेडली कर रहे हैं वो समझता है मेरे ओनर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप उस फाइल को, उस प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट बनाते हैं, फिर वो आपके लिए एग्जीक्यूट करता है। और अगर इनकी लैंग्वेज में बात करें, एनर्जी के फॉर्म में, तो आप जिस नेगेटिव थॉट को बार बार याद करते हैं या सोचते हैं, आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको उतनी एनर्जी दे रहे हैं। और जब आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जीक्यूट होके रहे। तो जो नहीं चाहिए उसको एनर्जी देना, आज से फेल देना बंद करना होगा, राइट। उसके बाद आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड एज प्रोग्रामिंग और पैटर्न फॉर्मिंग। मतलब जो पैटर्न, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे माइंड में वो प्रोग्रामिंग, हमारे माइंड में पैटर्न है, सबको न्यूरोप्लास्टिसिटी वही चीज है। मतलब अलग अलग टर्म यूज करते हैं हम लोग, बट ये तीनों ही सेम वर्ड है। ब्रेन इज नेवर द सेम, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन। ब्रेन इज नेवर द सेम बिकॉज इट चेंजेस विद एवरी एक्सपीरियंसेस यू हैव एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे। मतलब हमारा ब्रेन पूरे टाइम, हर सेकेंड में, मिनट में चेंज हो रहा है विद एवरी एक्सपीरियंसेस, राइट। माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू थिंक, feel and choose, and your physical brain merely responds to these unique experiences. If you learn how to manage your mind, you can make feelings of depression, stress, anger, anxiety work for you instead of against you. अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाएंगे ना, तो ये जो डिप्रेशन की फीलिंग है, स्ट्रेस की फीलिंग है, एंगर और एंग्जाइटी है, आप इसको अपने फेवर में काम कराना सीख, जो आज हमारे अगेंस्ट में काम कर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो था आज आप लोगों से मुझे शेयर करना था, माइंड और ब्रेन को लेकर के। तो आज जो हम जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग आज कल डिटेल में जाएंगे इसमें, कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बता करके आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ इलनेस इज इन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। हम लोग एक बिलीफ में, एक चीज मैं उस दिन बताना भूल गई थी कि हमारे बिलीफ में भी एक बहुत खूबसूरत बिलीफ अब ऐड हो चुका है। अरे यार, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट है, उससे कोई कुछ नहीं बच सकता, स्ट्रेस तो नेचुरल है। आपको पता है, ये हमने बिलीव बना लिया और हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कितनी खूबसूरती से इनवाइट कर रहे हैं। स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस नेचुरल नहीं है। और कल हम लोग इस बहुत अच्छे से जानेंगे, जैसे आज हमने जाना कि अगर हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, हमारे सेल को रिपेयर करना आता है, तो हमें डिजीज क्यों हो रहा है? हमें डिजीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्टॉप कर रखा। कैसे स्टॉप कर रखा है? क्योंकि जब डिविनिटी ने हमें बनाया तो उन्होंने सेल को एक फंक्शन दिया कि जब तुम प्रोटेक्शन में रहोगी, जब तुम्हारा ओनर तुम्हें प्रोटेक्शन में लगाए रखेगा, तब तुम्हारा रिपेयर का काम बंद हो जाएगा, ग्रोथ का काम बंद हो जाएगा। ये दो काम नहीं करोगी तुम, उस समय रिपेयर नहीं करोगी बॉडी को, उस समय तुम ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में काम नहीं करेगा, तुम ग्रोथ नहीं करोगे, तुम सिर्फ प्रोटेक्शन में लगी रहोगी। तो प्रोटेक्शन की जरूरत हमारी बॉडी के लिए कब वो डेंजर, जब वो डेंजर सेंस करता है तो सेल जो है प्रोटेक्शन में लग जाता है। तो डेंजर क्या था? ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आए तो डेंजर क्या था? शेर, बाघ, चीता, क्योंकि जंगल में रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स केव्स में रहते थे, तो वही डेंजर था उनके लिए उस समय, और वो डेंजर दिखता था सामने, अच्छा ये डेंजर है। लेकिन आज उस डेंजर से भी बड़ा डेंजर हम लोगों ने बना डाला है, और वो है स्ट्रेस। क्योंकि माइंड को ना ये नहीं समझ में आता है कि सामने से शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, ये बड़ा डेंजर है, और मैं जो आज खाना बना रही हूँ और कहेंगे कि अच्छा नहीं बना, कैसा बना खाना, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एक लड़की हूँ, शादी हो गई है, ससुराल में गई हूँ, पहली बार खाना बना रही हूँ, पूरे टाइम फाइट एंड फ्लाइट में हूँ, पता नहीं सबको पसंद आएगा नहीं आएगा। इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल में, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट माइंड नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे इन चीजों, उसके लिए वो भी उतना ही बड़ा डेंजर है जितना बड़ा शेर है हमारे सामने। और एक हमने जो बिलीफ में डाला, मेरे से ये मिस हो गया था बिलीफ में डालना कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है। अरे यार, स्ट्रेस तो होता ही है। एक स्ट्रेस वर्ड को हम लोगों ने ना अपने हर सेल में ना इंटीग्रेट कर लिया, और दूसरा बिजी है, इसलिए पूरे टाइम बिजी ही रह रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ भी फ्रूटफुल कर नहीं रहे फिर भी बिजी है लेकिन बिजी है कहीं तो जो बताने का यहाँ पर्पस ये है कि आज मैं आपको एक खूबसूरत फैक्ट बताती हूँ कि एक बार जब हम किसी स्ट्रेस की वजह से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में 1400 चेंजेस होते हैं, 1400 चेंजेस एक बार में हो जाता है, एक स्ट्रेस में। तो आप सोच लीजिए, हमें अगर कोई हेल्थ चैलेंज होता है तो हम कहते इतने दिन से तो मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अभी तक रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं है। आप सोचो कि कितनी शिद्दत से हमने उसको अपने अंदर जमा किया है। एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में 1400 चेंजेस अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो बॉडी ने हमें कितनी बार अलार्म दिया है कि स्टॉप, मुझे सुनो, मुझे समझो,
कभी पेन के फॉर्म में, कभी वॉमिटिंग के फॉर्म में, कभी डायरिया के फॉर्म में, कभी हेडेक के फॉर्म में वॉर्न किया है, अपनी तरफ ध्यान हमारा खींचा है कि प्लीज मेरा ध्यान दो, मुझे सुनो, तुम जितना टेंशन ले रही हो, तुम जितने स्ट्रेस में जा रही हो, मुझे हर्ट हो रहा है, आई एम फीलिंग हर्ट, प्लीज अपना ध्यान मेरी तरफ लाओ। और जब हम नहीं ले जाते देन हम कुछ वैसे डिजीजेस में लैंड करते हैं, और तब हम सोचते हैं अब साल भर हो गया, इतने टाइम से अपने पे काम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं कहती हूँ ना, एक कचरा फाड़ के फेंकने में मिनट्स नहीं लगते, बट उसी को अगर फैला दिया जाए, भर दिया जाए, तो उसको साफ करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो जो कचरा हम लोगों ने फैलाया है ना अपने अंदर, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। तो हम लोगों को आज से सबसे पहले ये स्ट्रेस वर्ड को अपनी लाइफ से हटाना होगा। स्ट्रेस, कोई भी कहता नहीं स्ट्रेस तो नॉर्मल है, बोला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर वो नहीं एग्री करते तो बोलिए कि आपके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं है, राइट। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, शेयर करती हूँ। 1400 चेंजेस अकर्स इन आवर बॉडी इन वन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जैसा भी मैंने आपको बताया, ह्यूमन बॉडी इज सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग। कितना सुंदर बनाया है कि हमारी बॉडी खुद रिपेयर कर सकती है, खुद हील कर सकती है, खुद को मेंटेन करना जानती है। और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इसी तरह से बना है कि जो आप लोग भी जानते होंगे कि आज इतने दिन के बाद निर्जला एकादशी होती है, उसमें हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। कुछ 15 डेज 20 डेज के बाद एक एकादशी होती है जिसमें आप एक वक्त खाना खाते हो। एक एकादशी होती है जिसमें आप पानी तो पीते हो। एक एकादशी ऐसी होती है जो मैंने अपने घर में देखा है कि सिर्फ एक टाइम आप फ्रूट खा सकते हो। आपको पता है ये जो टाइम पीरियड है ना, जो स्लॉट्स बनाए हुए हैं ना, एग्जैक्टली इतनी दिन के बाद हमारी बॉडी को पानी की भी जरूरत नहीं होती है। एक दिन के लिए, इतने दिन के बाद हमारी बॉडी को सिर्फ पानी चाहिए होता, कोई अनाज नहीं चाहिए होता। तो अगर हम इन चीजों को भी खाली वापस अपने रूट की तरफ बढ़ना शुरू करें ना, तो हम बहुत हद तक अपनी जो चैलेंजेस है हेल्थ से, वो बाहर आने लगे। इतना सुंदर बनाया है हमारे एंसेस्टर्स ने इन चीजों को। उन्होंने जितनी सुंदरता से बॉडी को रीड किया है ना, मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आज का मेडिकल साइंस उस तह तक नहीं जा सकता, उस रूट तक नहीं जा सकता। जो हमने पढ़ा, हम तो उस रूट तक नहीं गए। जब इस साइंस को पढ़ा तो हमने समझा कि कितनी खूबसूरती सी चीजें बनी है कि हर महीने में एक या दो एकादशी पड़ती ही पड़ती। क्यों? क्योंकि इतने दिन के बाद हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए ये चीजें जरूरी है हमारी बॉडी को करने के लिए। हमें कोई तो डिटॉक्स ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, फिर भी हमें हेल्थ चैलेंज है क्योंकि हम अपनी बॉडी की सुन ही नहीं रहे, राइट। तो उसके लिए ना, जो हमें सबसे ज्यादा करनी है, अपनी बॉडी से हमें बात करनी है, उसे सुनना, उसे टाइम देना है। इफ यू वॉन्ट टू नो what were your thoughts yesterday, then check how your body is feeling today. आप जब सो के उठते हैं ना, और आप अपनी बॉडी ही आपको बताएगी कि आपके थॉट्स कल कैसे रहे। अगर आपकी बॉडी में पेन है, इसका मतलब आपके थॉट्स नेगेटिव थे। अगर आप बहुत फ्रेश, रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो आपके जो थॉट्स थे वो पॉजिटिव थे। आज देखिए, मैक्सिमम लोगों के चैम्बर में वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस, बॉडी एक, ये मैक्सिमम वेग सिम्टम्स के साथ ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सब डॉक्टर्स मेरे से यहाँ एग्री करेंगे कि उनके सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं। और अगर सबके लिए आप दवा लिखने जाइए तो मुझे लगता है 8-9 मेडिसिन तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप। सिर्फ अगर हम उनके थॉट्स पे काम करना शुरू कर दें, उनको समझाना शुरू करें कि क्या चल रहा है लाइफ, उसको समझने की कोशिश करें, उसके रूट में जाने की कोशिश करें, जो वो सिम्टम्स लेके आ रही है, तो हम बहुत हद तक उसको परमानेंट बेसिस पे क्योर कर पाएंगे। Mind and body have their own pattern of rest alertness with one predominant cycle that occurs approximately every 90 minutes. मतलब आप सोचिए कि कितना सुंदर है कि माइंड और बॉडी का एक अपना पैटर्न है रेस्ट और अलर्टनेस का, और ये एक साइकिल कितने मिनट का होता है? 90 मिनट्स का। This is when body stops externally oriented behavior and takes about 15 minutes to relax and replenish, known as ultradian rhythm. कहने का मतलब कि अगर हर 90 मिनट्स के बाद हम 15 मिनट्स का रिलैक्सेशन लेते हैं, हम अपनी बॉडी को टाइम देंगे, क्योंकि बॉडी का हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्लीप में या रिलैक्सेशन में ही होगा। आज स्लीप में भी नहीं होता है, बिकॉज स्लीप में भी जो हम जब सोते हैं ना, तो कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके सोते हैं, फियर लेके सोते हैं। यार कल मेरा प्रेजेंटेशन है, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वहीं रह जाऊंगी, ये लेके मैं सोती हूँ। और रात में जब मेरा लास्ट थॉट मेरा सबकॉन्शियस उठाता है तो देखता है यार या तो फियर है या तो डेंजर आ चुका है, फिर वो प्रोटेक्शन में लग जाता है, पूरा अपना डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट करता है, करो नहीं यार, सोल्जर्स को जगाता है, जगो, मेरा ओनर सो रहा है बट हमें जागना है क्योंकि देयर इज अ डेंजर। और डेंजर क्या है? फियर, कल मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो जो रात में हीलिंग होनी थी मेरी नींद में, वो भी हीलिंग बंद है। हम सब
इस चीज से एग्री करेंगे, हम लोग मैक्सिमम 5 डेज का एंटीबायोटिक लिखते थे अपने टाइम में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। आज हम लोग 10-15 डेज का एंटीबायोटिक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट रात में भी हीलिंग बॉडी नहीं कर रही है, उनकी हील ही नहीं कर रहा उनको, क्योंकि हम इस पे तो काम ही नहीं करते, हम तो सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। और आज हम लोग हायर एंटीबायोटिक पे चले जा रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे सेफेलोस्पोरेंस के बारे में तो 1 और 2 जनरेशन की बात करते हैं, आज 4th जनरेशन तक आ चुका है। एंड एवरीबडी इज यूजिंग हायर जनरेशन, क्योंकि उनको पता है ये जनरेशन बाकी जनरेशन काम ही नहीं कर रहे हैं। ओनली एक्सरसाइज कैन करेक्ट माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। इतनी खूबसूरत सी चीज है। आज क्यों बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है? इसका रीजन सबसे बड़ा है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो स्कूल का भी जो टाइम है, स्कूल में भी मैं अपने बच्चों की जब स्कूल गई और मैंने कहा, वो एक पेरेंट्स मीट करके बुलाते थे उसमें, और पेरेंट्स से वो लोग एडवाइस लेते थे कि आप क्या बेटरमेंट के लिए स्कूल के लिए एडवाइस करो। आप विश्वास करिए, मैं एक अकेली वहां थी, मुझे लगता है 25-30 पेरेंट्स वेयर देयर। उसमें सबको मैं एक ही चीज देख रही थी कि मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा मैथ्स की ट्यूशन लगवा दीजिए, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंग्लिश की एक ट्यूशन लग जाए, मेरा बच्चा साइंस में वीक है उसमें लग जाए। और मैं वहां गई थी ये बोलने के लिए कि बच्चों के लिए एक पीरियड कम से कम आउटडोर गेम्स का करिए, क्योंकि बच्चे मेरे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ आउटडोर गेम्स नहीं होता था। उनका कहना था ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है सीबीएसई। मैंने कहा लेकिन अगर ये नहीं होगा तो बच्चे जो हैं वो फिजिकली तो इल हो ही रहे हैं, मेंटली भी इल हो रहे हैं। तो बाकी पेरेंट्स ने, किसी ने मेरा साथ इस चीज में नहीं दिया कि बच्चे को, नहीं मेरे बच्चों को, उन्होंने पूछा कौन चाहता है अपने बच्चों को खिलवाना यहाँ पे, किसी ने भी मेरा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको बच्चों को टॉपर बनाना था, टॉप करना था। मैंने कहा कि आज एक बात बताइए, आज आप कहते हैं कि जो चीज प्ले ग्राउंड में बच्चा सीखेगा, मैं एक चीज कहती हूँ, 2-3 चीजें हम प्ले ग्राउंड से सीखते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारा जो मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, उससे हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छा होता है। ठीक, जब हम ग्राउंड में 2 टीम में एक टीम हारती है, वहां से हम एक लर्निंग लेके क्या जाते हैं, पॉजिटिविटी की। आज हारे हैं, कल बताएंगे, कल जीत के जाएंगे। ये लर्निंग ना किताब में लाइन पढ़ाने और आंसर सही लिखने से नहीं आएगा। ये जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा, जब तक वो सही मायने में नहीं हारेगा रियल जिंदगी में, चाहे वो प्ले ग्राउंड ही क्यों ना हो। तो मेरा पर्पस यही था कि प्ले ग्राउंड बनाइए और वहां पे बच्चों को खेलने दीजिए और हार जीत सीखने दीजिए। हारने के बाद कैसे फिर से खड़े होकर जीतना है, वो वहां प्रैक्टिकली जो सीखेंगे, वो कभी भी आप किताबों से नहीं सिखा सकते। आप रटा के उसे नंबर तो दे सकते। आज बच्चे एक बार हारते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। आज बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स के न्यूज अब तो बाहर भी नहीं आते, मैं तो न्यूज नहीं भी देखती हूँ, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि बच्चों को रियल लाइफ जीने दीजिए। आज हम कहीं ना कहीं चीजों को कह सकते हैं ना कि पेरेंट्स की भी गलती है। मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे कोई पेरेंट नहीं मिलता कि नहीं मेरे बच्चों को 1.5-2 घंटे खेलने के लिए मौका। मुझे स्कूल ने कहा कि आप अपने बच्चे को 1 घंटे भेज दीजिए, हम ग्राउंड में खिलवा देंगे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि मैडम थैंक यू सो मच। एडमिनिस्ट्रेशन था मेरे सामने, मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास खुद इतना बड़ा कैंपस है कि मेरे घर में आके 10-15 बच्चे तो ऐसे ही खेल जाएंगे। आप मेरे बच्चों के लिए ना परेशान हो, और मेरा ये इशू नहीं है। मैं पूरे बच्चों के लिए एज अ डॉक्टर बोलने आई थी यहाँ पे कि मैं हेल्थ चैलेंजेस देख रही हूँ बच्चों को, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे इस चीज से, तो आज मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज का उतना ही रोल है। जो मेरा यहाँ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डालने का पर्पस भी बस यही था कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक, उसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत के बाद लास्ट जो है कि आपको फेथ होना चाहिए इस पावर पे। ये बहुत पावरफुल हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारी बॉडी को ही सकता है। अगर आपके अंदर ये फेथ है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं। Anger, fear, guilt are the most damaging emotion for our mind and body, and these 3 emotions are responsible for all diseases. आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।